हेलो एवरीवन। तो आज है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो यार आज ना हम थोड़े एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो उसका पार्ट 1 था ना, उसमें हमने बिगनर और इंटरमीडिएट क्वेश्चंस की बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक चेक नहीं किया है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो जाके एक बार देख लो। उसमें हमने बेसिक जो इंटरमीडिएट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर हमने बात की है। तो वो देखने के बाद ही आज का ये पार्ट 2 देखना, ठीक है? बिकॉज तभी आपको चीज़ें समझ आ पाएंगी, राइट? अब फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ के लिए ना जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो पार्ट आपका ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तभी आप इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाओगे, राइट? तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उनका अच्छे से डेप्थ में उनको समझने वाले हैं, ठीक है? और सीट की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तो उसको आप जाके देख ही सकते हो। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट एडवांस्ड लेवल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 2, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट? इवेंट लूप क्या होता है समझते हैं। द इवेंट लूप इज़ अ mechanism that allows JavaScript to perform non-blocking operations despite being single-threaded, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? अपन समझते हैं कोड करके थ्योरी का तो काम ही नहीं है, ठीक है? तो चलो कोड से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा console.log स्टार्ट, ठीक है? सिंपल है। इसके बाद मैंने टाइम आउट यहाँ पे सेट कर दिया है, सेट टाइम आउट, जिसमें मैंने एक मैसेज किया प्रिंट console.log टाइम आउट। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। इसके बाद मैंने यूज़ किया पेरोमिस का, तो यहाँ पे मैंने डॉट डेन करके एंड एरो फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया console.log। फिर इसके अंदर मैंने एक मैसेज डाल दिया, ठीक है? फिर लास्ट में मैंने लिख दिया console.log एंड। क्या आएगा आउटपुट आप एक बार सोच के बताओ ज़रा, ठीक है? जो यहाँ पे लिखा है आंसर उसको मत देखो, ठीक है? अब खैर अब तक आपने देख ही लिया होगा, बट देखो समझते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हमारा चला स्टार्ट, तो सिंपल है, स्टार्ट सबसे पहले होगा प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा था सेट टाइम आउट, लेकिन अगर आप आउटपुट में देखो तो यहाँ पे स्टार्ट के बाद आ रहा है एंड। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, अच्छा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है? तो देखो सेकंड में आएगा एंड, मतलब जो सबसे लास्ट में मैंने एंड लिखा है ना वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे हो रहा है प्रिंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था, जब एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि सेट टाइम आउट में क्या होता है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है होने में प्रोसेस, ठीक है? सेट टाइम आउट का मतलब यही है कि आप पार्टिकुलर कोई टास्क उसको इस पार्टिकुलर टाइम में करने को दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ना मैंने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की है, मैंने सिंपल लिखा है 0, बट फिर भी ये जो सेट टाइम आउट वाला हमारा है ना फंक्शन, ये टाइम लेगा, ये टाइम लेता ही है, ठीक है? सो डेट्स वाई ये टाइम लेता है। तो इसका वेट ना करके ना इसने ये गया नेक्स्ट लाइन पे। तो जो हमारी नेक्स्ट लाइन है ना, तो यहाँ पर भी हमने प्रोमिस यूज़ किया है, सो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेस देन टू सेट टाइम आउट, बट हाँ ये टाइम लेगा। तो इसको भी ये छोड़ देगा कि भाई तू आराम से अपना हो टाइम ले, और हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन है console.log एंड, जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी और साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। डेट्स वाई सबसे पहले प्रिंट हुआ स्टार्ट, उसके बाद प्रिंट हुआ एंड, उसके बाद प्रिंट हुआ प्रोमिस, और उसके बाद प्रिंट हुआ टाइम आउट, राइट? यही होता है इवेंट लूप। एंड यहाँ पे आप एक नोट भी देख सकते हो, आप प्रोमिस गोज टू माइक्रो टास्क क्यू एंड सेट टाइम आउट गोज टू मैक्रो टास्क क्यू। एज आई सेड कि जो हमारा सेट टाइम आउट है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? तो यही होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप, ठीक है? परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन क्लोजर्स विद एन एग्जांपल्स, ठीक है? समझते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लोजर्स आर फंक्शंस डेट रिमेंबर वेरिएबल्स फ्रॉम देयर आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज़ रिटर्न। कोड से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर बनाया मैंने एक फंक्शन, सिंपल है। इसके बाद मैंने इसमें एक वैल्यू पास कर दी, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है? फिर मैंने इसके अंदर ना लाइक रिटर्न करते हुए एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने पास किया
काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग काउंट। ठीक है, अब इस फंक्शन को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे जो अपना फंक्शन है उसे कॉल किया, कॉन्स्ट काउंटर इक्वल टू आउटर, एंड मैंने काउंटर को 2 बार यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रिंट होके मिल जाएगा 1 और 2, राइट। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जो हमारा इनर वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर हमने काउंट प्लस प्लस पास किया है और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने काउंट को प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है ना, ये अपने जो ऊपर वाला फंक्शन है, जो अपना आउटर वाला फंक्शन है ना, ये उसके अंदर जो हमने वेरिएबल को किया है डिफाइन, ये उसे एक्सेस कर पा रहा है, राइट। बिकॉज आप देखो ये जो अंदर वाला फंक्शन है, इसके अंदर मैंने वेरिएबल को नहीं किया है डिफाइन, राइट। जो अपना वेरिएबल है उसे मैंने, जो हमारा इससे ऊपर वाला फंक्शन है मेन फंक्शन, उसके अंदर किया है डिफाइन, एंड ये इसका एक्सेस कर पा रहा है। डेट्स वाई यहाँ पे हमको आउटपुट में मिल रहा है 1 और 2। सो यही होता है क्लोजर्स। ठीक है, तो ये जो अपना फंक्शन है ना, ये एक क्लोजर फंक्शन इसे हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये अपने जो आउटर वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स वगैरह बनाए हैं, ये उन्हें एक्सेस कर पा रहा है, राइट। सो यही होता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज होस्टिंग इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो होस्टिंग इज जावा स्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए, तो इसका हमको मिलेगा आउटपुट अनडिफाइंड। ठीक है, बिकॉज सिंपल है कि हमने वेरिएबल को तो डिफाइन ही नहीं किया है, तो फिर हम इसे प्रिंट कैसे करवाएं, राइट। तो ये हमको आउटपुट मिलेगा। एंड इसके बाद मैंने लिखा वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10। तो जो होस्टिंग होती है ना, उसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी हमारे डिक्लेरेशंस है ना, उन्हें हम टॉप पे मूव कर लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10 लिखा है, तो इसे मैं सबसे टॉप पे मूव कर लूँ, इसके बाद अपना जो भी कोड है वो अपना इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर एरो फंक्शंस एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शंस। तो जो भी हमारे एरो फंक्शंस होते हैं ना, दे डोंट हैव दिस कीवर्ड, एंड आल्सो हम उनमें आर्ग्यूमेंट्स भी पास नहीं कर पाते हैं, राइट। और इसे हम अभी और अच्छे से कोड से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया कंसोल डॉट लॉग दिस। तो यूजिंग दिस कीवर्ड मैं इजीली उसे एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, इसका हम खुद का दिस कीवर्ड हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाऊँ ना, तो वहाँ पे जैसे सपोज मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एरो, और यहाँ पे फिर हमने बनाया अपना फंक्शन और कंसोल डॉट लॉग दिस, तो हम यहाँ पे सीधे इसका दिस कीवर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, हम यूजिंग लेक्सिकल स्कोप हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसे हम इनहेरिट करते हैं। ठीक है, सो ये अपना डिफरेंस होता है एक नॉर्मल फंक्शन और एक एरो फंक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ प्रोमिस एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है, प्रोमिस इज एन ऑब्जेक्ट representing the eventual completion or failure of an async operation। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया कॉन्स्ट प्रोमिस, फिर यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोमिस कर लिया क्रिएट। ठीक है, और इसके अंदर ना 2 स्टेट होती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सेट टाइम आउट सेट कर दिया और उसके अंदर हमने रिजॉल्व कर दिया और हमने एक मैसेज डाल दिया डन। ठीक है, और हमने एक सेकेंड्स हमने यहाँ पे सेट कर दी। ठीक है, फिर हमने डॉट डैन करके जो भी अपना है ना आउटपुट, उससे हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा डन। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्टेट होगी। तो अगर ये स्टेट रॉन्ग होती है ना, तो फिर जो हमारी सेकंड वाली स्टेट है, रिजेक्ट वाली स्टेट, उसके अंदर हम जाएंगे और फिर वहाँ पे हम अपना मैसेज वगैरह प्रिंट कराएंगे कि आपने जो भी भेजी है रिक्वेस्ट वो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, तो इन 2 स्टेट्स में ये काम करता है। मोस्टली हम इसे यूज़ करते हैं जब भी हम API का यूज़ करके डेटा वगैरह फेच करके लेके आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ डीबाउंस फंक्शन। डीबाउंस फंक्शन क्या होता है समझते हैं। लिमिट्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन until a certain delay has passed since the last time it was called। कोड से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन डीबाउंस, उसके अंदर मैंने 2 वैल्यू पास की। ठीक है, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया फंक्शन FN और डिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया एक वेरिएबल लेट टाइम आउट। ठीक है,
और जो अपना फंक्शन है ना उसे मैंने रिटर्न कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया डॉट 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 args। ठीक है, और फिर हमने जो भी अपना टाइम आउट था ना वो कर दिया हमने क्लियर टाइम आउट। ठीक है, तो अपना टाइम आउट हो जाएगा क्लियर। और फिर टाइम आउट के अंदर ना हमने यहाँ पे टाइम आउट सेट किया, जिसके अंदर मैंने पास किया दिस कीवर्ड और args। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिले भी यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो डीबाउंस एक ऐसी टेक्निक होती है ना जिसके अंदर आप एक लिमिट सेट करते हो कि आपका जो फंक्शन है ना वो कैसे कॉल होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज आपने एक सर्च बॉक्स बनाया। ठीक है, तो आप उसके अंदर जब भी कुछ भी टाइप करते हो ना तो उतने ही बार अपना जो फंक्शन है वो रन होगा। ठीक है, सपोज आपने 5 लेटर्स उसमें लिखे या फिर 10 लिखे तो वो 10 टाइम्स रन होगा अपना फंक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने एक लिमिट सेट कर सकते हो कि जब तक मेरा पूरा लाइक टाइप हो जाए ना उसके 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद एक ही बार में मेरा फंक्शन कॉल हो और वो एक ही बार में जो भी उसको इनपुट वगैरह लेना है, जो भी आपको जो भी उसके अंदर लाइक टास्क उसके अंदर हमने किया है डिफाइन, वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वो हम करते हैं डी बाउंस की हेल्प से। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब तक आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो ना तो आप जब भी कुछ भी टाइप करते हो सर्च बॉक्स में उतनी ही बार अपना फंक्शन रन होता है, राइट। बट इसका यूज़ करके आप एक लिमिट वहाँ पे सेट करते हो कि जैसे ये टाइपिंग पूरी हो जाए तो जो हमारा लास्ट वाला लेटर जो हमारा टाइप हुआ है उसके 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड बाद अपना सर्च होना स्टार्ट होगा और वो एक ही बार होगा, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं डी बाउंस फंक्शन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ थ्रोटलिंग इन जावा स्क्रिप्ट। ये तो कुछ नया नया सा लग रहा है, राइट। समझते हैं, बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर ना अ फंक्शन इज़ कॉल्ड एट मोस्ट वंस इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हम अपना जो फंक्शन है ना उसे हम कॉल करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक टाइम लिमिट सेट कर दी लाइक जैसे 2 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड या इवन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, तो उस पार्टिकुलर टाइम के अंदर अपना जो फंक्शन है ना उससे हम एट मोस्ट एक बार कॉल करते हैं, राइट। इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया मैंने एक फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर मैंने दो चीज़ें पास की, एक तो fn अपना और एक लिमिट पास कर दी। ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ पे एक वेरिएबल कर लिया डिफाइंड, लेट लास्ट कॉल इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैंने यहाँ पर रिटर्न किया फंक्शन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डेट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन को चेक किया, इफ़ नाव के अंदर क्या है जो हमारी अभी करंट वाली डेट है वो नाउ माइनस लास्ट कॉल के अंदर क्या है 0, राइट। अगर ये बड़ा है या फिर इक्वल टू है जो हमने लिमिट सेट की है उसके, तो लास्ट कॉल इक्वल्स टू हो जाएगा नाउ। ठीक है, मतलब जो हमारी लास्ट कॉल है वो हमारी जो करंट वाली डेट है ना उसके इक्वल सेट हो जाएगी। ठीक है, और fn डॉट अप्लाई हम करेंगे, इसके अंदर हम दिस कीवर्ड पास करके इसको पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना फंक्शन है ना वो मैक्स टू मैक्स एक बार तो कॉल होगा ही होगा। ठीक है, एंड वो लास्ट कॉल इक्वल टू नाउ को सेट कर देगा, राइट। तो कुछ जैसे काम करती है हमारी ये टेक्निक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जावा स्क्रिप्ट हाउ मेनी डिफरेंट मेथड्स कैन यू मेक एन ऑब्जेक्ट। आप कितने डिफरेंट मेथड से ना एक ऑब्जेक्ट करते हो क्रिएट। तो काफ़ी सारे होते हैं, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि वो एक ही मेथड होता है ऑब्जेक्ट करने का क्रिएट, अलग अलग होते हैं मेथड। तो वो देखते हैं। ठीक है, ये भी इंटरव्यूअर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। तो इन जावा स्क्रिप्ट देयर आर सेवरल वेज टू डिक्लेयर और कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला होता है ऑब्जेक्ट, जो अपना नॉर्मल हम सब लोग करते हैं ऑब्जेक्ट करके डिफाइन, वो होता है ऑब्जेक्ट। एक होता है यूजिंग क्लास, आप क्लास का यूज़ करके भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाते हो। ठीक है, एक होता है क्रिएट मेथड, इसकी हेल्प से भी यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट। एक होते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स, इनकी हेल्प से भी आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाते हो। फिर यूजिंग फंक्शन, ठीक है, ये तो ऑप्शन है ही अपने पास। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी हेल्प से भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इनके कोड इसलिए नहीं ऐड किए हैं कि जिससे कि आप जाओ और
खुद से ही जाके थोड़ा सर्च करके देखो कि यार इनके अंदर क्या कोड होता है, क्या सिंटैक्स होता है और कैसे हम इनकी हेल्प से यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो थोड़ा अगर तुम खुद से जाके देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर IIFEs एंड व्हाई आर दे यूज्ड। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस टू क्रिएट अ लोकल स्कोप। तो हम एक लोकल स्कोप क्रिएट करने के लिए ना इनका यूज़ करते हैं। कैसे? कोड से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को पास कर दिया और कुछ ऐसा सिंटैक्स इसका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ना हम एक लोकल स्कोप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ऐसी ना छोटी छोटी बहुत सारी टेक्निक होती हैं JS के अंदर, एंड डेट्स वाई हम बोलते हैं कि JS मतलब काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है और हम इसे कभी कंप्लीट सीख ही नहीं सकते। तो ये बात सच है, यू कैन नॉट बी 100% इन जावास्क्रिप्ट। तो उसमें कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, राइट। बट जो लाइक मेन एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डेफरेटेड स्क्रिप्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। द प्रोसेसिंग ऑफ HTML code while the page loads are disabled by nature till the script isn't halted. Your page will be affected if your network is a bit slow or if the script is very hefty. When you use defer, the script waits for the HTML parser to finish before executing it. This reduces the time it takes for web pages to load, allowing them to appear more quickly, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है, ये जो हमारी डेफरेड स्क्रिप्ट्स होती है ना, इनका यूज़ करने से क्या होता है ना कि जो हमारा पहले HTML वाला जो कोड है ना, जो हमारा जो हमारा वेबसाइट का UI है ना, जल्दी से जल्दी और अच्छे से लोड हो जाए। जब वो अच्छे से लोड होगा ना, उसके बाद ही हम अपना जो JS वाला कोड है उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। बिकॉज फिर वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो वहाँ पे सो ही नहीं होते हैं, तो फिर वो सही नहीं लगता है, राइट। तो ये जो हमारा डेफरेड स्क्रिप्ट्स होती हैं इनका यही रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो अब ये कोड बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम कोड देखते हैं पहले। तो हमने एक वेरिएबल कर लिया यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल को किया डिफाइन, और उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने अपना रिटर्न वगैरह कर लिया, जो वेरिएबल वो किया था क्रिएट उसको, फिर हमने यहाँ पे फंक्शन जो है उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। एवरी एग्जीक्यूटिंग फंक्शन और कोड ब्लॉक्स एंड स्क्रिप्ट as a whole in JavaScript has a related object known as the lexical environment. Preceding code line returns the value in scope, right? तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को किया है क्रिएट स्कोप नाम से, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल वो किया ना क्रिएट, उसका नाम भी स्कोप है। जो हमने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल को किया है क्रिएट, उसका नाम भी स्कोप है, राइट। तो यहाँ पे ना हमारे जो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के नेम्स है ना वो सेम है, राइट। तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो कनेक्टेड हैं। तो ये जो स्कोप है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वही हमें आउटपुट में मिलेगी, राइट। इसे हम लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल कर लिया डिफाइन, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन किया, फिर हमने इसके अंदर एक और वेरिएबल को किया डिफाइन, ठीक है। फिर हमने कर दिया x++ एक फंक्शन बनाकर, और उसके अंदर हमने कर लिया console.log x, और हमने वेरिएबल x कर दिया 21, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जो अपने वेरिएबल की वैल्यू है ना उसे हमने 3 बार यहाँ पे चेंज किया है। एक तो हमने ग्लोबल स्कोप पे इसको चेंज किया है, एक हमने लोकल स्कोप पे भी हमने इसको चेंज किया है, और फिर हमने इसे प्रिंट करने के बाद भी इसकी वैल्यू को चेंज किया है। तो इसका जो वो होगा ना आउटपुट, वो आएगा नन, मतलब नॉट अ नंबर, ये एक नंबर ही नहीं है, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज रैंडम फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, पहली चीज़ तो, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन एज फंक्शनल स्कोप सिंस एक्स एज अ डिक्लेयर्ड एंड होस्टेड इन द फंक्शनल स्कोप। तो यहाँ पे जो अपना एक्स है ना, वो हमने यहाँ पे अपना जो फंक्शन है इसके अंदर किया है डिक्लेयर, एंड इसे होस्टेड भी किया है, मतलब जो अपना डिक्लेरेशन वाला पार्ट है वो हमने टॉप पे मूव किया है, राइट। तो ये अपने जो फंक्शनल
स्कोप है ना इसके अंदर होस्टेड भी है, राइट। तो हम इसकी वैल्यूज़ को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा NaN, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मॉड्यूल पैटर्न इन जावास्क्रिप्ट। मॉड्यूल पैटर्न क्या होता है समझते हैं। एनकैप्सुलेट्स प्राइवेट वेरिएबल्स एंड एक्सपोजेस पब्लिक APIs, ठीक है। कोड से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल बना लिया, यहाँ पे कॉन्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को किया डिफाइन, फिर इसके अंदर मैंने इसको रिटर्न कर दिया एंड यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया गेट वैल्यू इक्वल टू रिटर्न प्राइवेट वेर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट वेरिएबल को किया था क्रिएट, राइट। तो जो हमारा मॉड्यूल पैटर्न है ना, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि हम कोड को इस वे में लिखते हैं कि कुछ पार्ट होता है जो हमारा पब्लिक होता है, जो कि लाइक सभी लोग कर पाएँ एक्सेस, एंड कुछ पार्ट होता है जो हमारा प्राइवेट होता है जिसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए, राइट। तो कुछ उस वे में हम कोड लिखते हैं ना, तो उसको ही हम एक मॉड्यूल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज करिंग समझते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग अ फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। कोड से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू अपनी पास कर दी है, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने पास कर दिया B। फिर इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने पास कर दिया C, और यहाँ पे मैंने सिंपल रिटर्न कर लिया A + B + C। एंड फिर मैंने console.log में ये जो अपना फंक्शन है इसे पास कर दिया। इसके अंदर 3 वैल्यू पास कर दी, 1, 2 और 3, तो हमको इसका आउटपुट मिल जाएगा 6। सिंपल अपना सम वाला फंक्शन हमने यहाँ पे किया है क्रिएट। बट यहाँ पे डिफरेंट चीज़ ये है ना कि हमने यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए ना अलग अलग फंक्शन पास किया है, राइट। ना कि हमने जो अपना मेन फंक्शन है उसके अंदर सभी वैल्यू एक ही बार में पास करके अपना कोड किया, ऐसा नहीं किया। हमने यहाँ पे अलग अलग फंक्शन पास किया है हर एक वैल्यू के लिए, राइट। तो ये जो अपनी टेक्निक होती है ना, इसे हम कहते हैं करिंग। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेमोइजेशन, तो समझते हैं। कैशिंग फंक्शन अवॉइड रीकैलकुलेटिंग, ठीक है। तो आप इसके नाम से थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। मेमोइजेशन मतलब ये थोड़ा सा मेमोरी में याद रखता होगा, राइट। तो कोड से समझते हैं तब आपको समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया सिंपल कॉन्स्ट मेमो, ठीक है। फिर मैंने FN फंक्शन पास कर दिया। फिर मैंने एक कैशे बनाया जिसके अंदर मैंने कुछ भी रखा नहीं है, खाली रखा है उसे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो फंक्शन था ना उसके अंदर हमने पास कर दिया यहाँ पे X, एंड जो हमारा कैशे है ना इसके अंदर हमने X पास कर दिया और फिर इसको हमने रिटर्न कर लिया, ठीक है, कैशे। तो अब यहाँ पे हमने किया कैशे X = फंक्शन X। तो देखो यहाँ पे ना क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन का जो आउटपुट है ना वो हमने जो हमारी कैशे है ना उसके अंदर स्टोर कर लिया है। तो बार बार हमें जो फंक्शन है उस पर डिपेंड रहने की नीड नहीं है। हम जो हमारी कैशे मेमोरी है ना उसका यूज़ करके हम बार बार जो अपना है ना आउटपुट उसे हम बार बार देख सकते हैं। तो मैं बार बार जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल करने की नीड नहीं है, उसे बार बार लाइक उसके अंदर जो भी अपना टास्क है उसे बार बार परफॉर्म करने की नीड नहीं है। हम कैसे का ही यूज़ करके जो भी अपना आउटपुट है ना उसे हम वहाँ पे शो करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो अपनी टेक्निक होती है ना इसे हम कहते हैं मेमोइजेशन, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ अ वीक मैप। वीक मैप क्या होता है समझते हैं। अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर कीज आर ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यूज आर आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो कोड से समझते हैं। तो मैंने बनाया लेट ऑब्जेक्ट, फिर मैंने इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने किया कॉन्स्ट मैप = न्यू वीक मैप, और मैप डॉट सेट मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट और वैल्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर लिया डिफाइन, ठीक है। फिर मैंने एक वीक मैप कर लिया क्रिएट, ठीक है। फिर मैंने किया मैप डॉट सेट और इसके अंदर मैंने पहले अपना ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपना की है। तो यहाँ पे जो है ना वैल्यू इसे मैंने एज अ की पास किया है विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज मैं अगर यहाँ पे लाइक अपना नेम और लाइक जैसे मैं यहाँ पे पास कर दूँ नेम और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पर रॉन्ग होगा बिकॉज वी कैन नॉट यूज डेट। तो यहाँ पे हमको इसे ऐसे ही पास करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना पड़ेगा एंड इसके अंदर जो वैल्यू हमको डालनी है वो डालनी पड़ेगी। अच्छा इसका यूज़ केस क्या है। इसका यूज़ केस होता है कि जब आपको कोई प्राइवेट डेटा, कोई प्राइवेट वैल्यू
अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्टोर करनी होती है ना, तब हमें इस वीक मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टेम्पोरल डेड जोन? ठीक है, क्या होता है समझते हैं। टेम्पोरल डेड जोन इज द behavior that occurs with variables declared using let and const keywords. It is a behavior where we initialized. ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल किया डिफाइन x इक्वल टू 23। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ भी वेर लेट कॉन्स्ट नहीं लिखा है, सिंपल मैंने वैल्यू दे दी है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक रेफरेंस एरर मिल जाएगी कि आपने इसे तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया है अच्छे से। यहाँ पे लेट कॉन्स्ट वेर कुछ तो पास करो, राइट। एंड इसके बाद मैंने पास किया लेट एक्स। ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे और उसके अंदर मैंने मैसेज लिख दिया हेलो। अब यहाँ पे मेरे को फिर से मिलेगी एरर, बिकॉज यहाँ पे जो मैसेज है ना इसमें भी मैंने कुछ भी पास नहीं किया है वेर लेट कॉन्स्ट में से, एंड इसके बाद मैंने इसे पास किया है, राइट। तो यहाँ पर मेरे को दोनों ही कंडीशन में ना यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे जब हम लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना, उनको हम बाद में कर रहे हैं डिक्लेयर, जबकि हम पहले ही उसमें वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को इनके साथ साथ में ही इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज गार्बेज कलेक्शन वर्क इन JS? तो JS यूजेस रेफरेंस काउंटिंग एंड मार्क एंड शिप टू फ्री मेमोरी। ठीक है, तो हमको गार्बेज कलेक्शन के बारे में जानना हो कि वो JS में कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ना जो अपना JS होता है जावास्क्रिप्ट, वो रेफरेंस काउंटिंग और मार्क एंड शिप को यूज़ करता है जो अपनी मेमोरियों से फ्री करने के लिए। अब ये क्या होती हैं, इनको डेप्थ में जानने के लिए ये वर्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, बिकॉज आप अगर खुद से आगे देखोगे तो ज़्यादा बेटर वे में समझ पाओगे, राइट। तो इनको जाके देखना ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, तो आपको चीज़ें और डेप्थ में समझ आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर ES6 क्लासेस? सिंथेटिक सुगर ओवर प्रोटोटाइप्स। ठीक है, तो हम इसको कोड से समझते हैं। तो मैंने आप पे एक बनाई क्लास, उसके अंदर मैंने एक इंस्ट्रक्टर पास कर दिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी नेम। तो मैंने दिस का यूज़ करके दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर मैंने एक और यहाँ पे फंक्शन पास किया रीड के नाम से, और उसके अंदर मैंने सिंपल किया कॉन्सोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैंने बैक टिक का यूज़ करके हाई के अंदर दिस डॉट नेम को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो जो अपनी ES6 क्लासेस होती है ना, उनको हम कुछ इस वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको अगर और डेप्थ में जानना है सो यू कैन जस्ट गो एंड थोड़ा मतलब खुद से जाके देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगेन। ठीक है, तो यार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर? तो यार ये क्या होता है समझते हैं। सेफली एक्सेस नेस्टेड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपको अगर सेफली नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है ना, तो वहाँ पे हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ऑप्शनल चैनिंग। ठीक है, कोड में देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट यूज़र। ठीक है, फिर मैंने किया कॉन्सोल डॉट लॉग यूज़र, तो फिर मैंने यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है इसका यूज़ कर लिया, एंड जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना उसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर मैंने एक और यूज़ किया, तो यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली मैंने उनको अभी वो नहीं किया है डिफाइंड। ठीक है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे ये मिलेगा आउटपुट, बट कुछ इस वे में आप यूज़ करते हो ऑपरेटर को। ठीक है, इस यूज़ केस में ये काम आता है, राइट। तो यार हमने 20 थोड़े अच्छे लेवल के जावास्क्रिप्ट बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो यार तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी और भी लाइक रिएक्ट जेएस बेस्ड एंड अभी काफ़ी सारा कंटेंट आएगा, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।